तो फिर आपने क्या किया? बास बिकाब ने लुत्फ लेने वाले अंदाज में कहा, मैंने उन्हें बताया कि अगर इमरान पर वहाँ फायर खोल दिया जाता तो वो लामहला समझ जाता कि लॉर्ड मार्टिन की यहाँ मौजूदगी उस पर हमले का मतलब है कि यहाँ लेबॉर्ट्री है। अब जबकि बीकॉब उससे मिलकर उसे नफसियाती तौर पर परेशान कर देगा और आपकी वापसी के बाद वो लाजमन यही समझेगा कि बीकॉब का मतलब लॉर्ड मार्टिन की हिफाजत थी। इस तरह उसका जहन किसी तौर पर लेबॉर्ट्री की तरफ नहीं जाएगा। पार्टन ने जवाब दिया, बिल्कुल यही बात है बास, इमरान और उसके साथी मेरे आदमियों की नज़रों में हैं और लॉर्ड मार्टिन वापस जा चुके हैं, इसलिए अब मैंने ये देखना है कि क्या इमरान और उसके साथी यहाँ सिर्फ लॉर्ड मार्टिन के पीछे आए हैं या उन्हें किसी तरह इस बात का इल्म हो गया है कि कामा में ही वो स्पेशल लेबॉर्ट्री है जिसमें फार्मूला पहुंचाया गया है। अगर उन्होंने लेबॉर्ट्री का रुख किया तो फिर उनका हाथ में एक लम्हे में हो जाएगा। अगर वो लॉर्ड मार्टिन के पीछे आए थे तो फिर लॉर्ड मार्टिन के वापस जाने के बाद वो भी वापस चले जाएंगे, बीकॉब ने कहा। इमरान लॉर्ड मार्टिन के पीछे ही काम्बा पहुंचा है कि उसने लॉर्ड हाउस में फ़ोन करके लॉर्ड के बारे में मालूम किया तो लॉर्ड के मैनेजर ने उसे बताया था कि लॉर्ड तफरी के लिए काम्बा गए हुए हैं, जिस पर वो काम्बा पहुंच गया। पार्टन्स ने जवाब दिया। मैनेजर ने उसे क्यों बता दिया? बीकॉब ने हैरान होकर पूछा। उसने ब्लैक थंडर के एक सुपर एजेंट ट्रूमैन की आवाज़ में मैनेजर से बात की और मैनेजर सिर्फ इतना जानता था कि ट्रूमैन का ताल्लुक ब्लैक थंडर से है, इसीलिए उसने बता दिया। ये तो जब तुम्हारी तरफ से इत्तला मिली कि तुम्हारे आदमी ने इमरान और उसके साथियों को फ्लोरिडा में चेक किया है और वो फेरी सर्विस के जरिए काम्बा पहुंच रहे हैं, तो मैं बेहद हैरान हुआ कि इमरान और उसके साथियों को ये कैसे मालूम हुआ कि लॉर्ड मार्टिन काम्बा गए हैं। चुनाचे मैंने अपने तौर पर उनके मैनेजर से बात की, तब मालूम हुआ कि इमरान ने नहीं बल्कि ट्रूमैन की कॉल आई थी और मैं समझ गया कि इमरान ने ट्रूमैन की आवाज़ में कॉल करके मालूम कर लिया होगा। पार्टन ने जवाब देते हुए कहा। इमरान और उसके साथियों के एक इकदाम की मुझे समझ नहीं आई बास, और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात भी करना चाहता था। अचानक बीकॉब ने कहा। वो क्या? पार्टन ने चौंक कर कहा। फ्लोरिडा की साहिल पर इमरान और उसके साथी अपनी असल शक्लों में थे। वो असल शक्लों में ही फेरी पर सवार हुए, लेकिन रास्ते में उनके साथियों ने मेकअप कर लिया जबकि इमरान ने मेकअप नहीं किया। वो असल शक्ल में काम्बा पहुंचा, उसकी क्या वजह है? उन्होंने मेकअप क्यों किए थे? बीकॉब ने कहा। तुम्हारे आदमी यकीनन इस फेरी में इसके साथ ही आए होंगे, बास ने पूछा। यस बास, मेरे 2 आदमी उनके साथ थे। उन्होंने इसके साथियों के मेकअप को चेक कर लिया और उसकी वजह से ही यहाँ काम्बा में उसके साथी चेक हो सके हैं, बीकॉब ने जवाब दिया। तो क्या रास्ते में से कोई कॉल भी मिली थी? बास ने पूछा। कैसी इत्तला? बीकॉब ने चौंक कर पूछा। मेरा ख्याल है कि काम्बा में तुम्हारी मौजूदगी की उसे इत्तला मिली होगी, इसीलिए उसने अपने साथियों को मेकअप करा दिया होगा, बास ने कहा। अगर ऐसी बात होती तो फिर वो खुद भी मेकअप कर लेता, बीकॉब ने कहा। हो सकता है कि वो तुम्हें सामने लाने की वजह से असल शक्ल में काम्बा पहुंचा हो और उसके साथी तुम्हारी निगरानी कर रहे हों, बास ने कहा। नहीं बास, उसके साथी हमारी नजरों में हैं और वह अलहदा थे। इमरान अकेला साहिल पर पहुंचा तो मैंने बढ़कर उससे खुद ही बात कर ली। अब ये पार्क होटल में मौजूद है और उसके सारे साथी भी वहां पहुंच चुके हैं, बीकॉब ने कहा। वो यकीनन किसी गहरे चक्कर में होगा, उसकी शातिराना जहानत भी उसकी मदद करती है कि वो बज़ाहिर कुछ और नजर आता है और दरअसल वो कुछ और कर रहा होता है। लॉर्ड मार्टिन की वापसी के बाद उसका काम्बा में कयाम इस बात को मशकूक बना देता है कि वो सिर्फ लॉर्ड मार्टिन की वजह से वहाँ गया है, बास ने जवाब दिया। तो फिर क्या ख्याल है, मैं एक्शन में आ जाऊं? बीकॉब ने कहा। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हालात देखो वैसे ही एक्शन करो। बहरहाल इस फार्मूले और इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत मतलूब है, बास ने कहा। ठीक है, मैं कल देखता हूँ। अगर कल ये इमरान अपने साथियों समेत यहाँ से वापस ना गया तो फिर मैं उसके खिलाफ एक्शन में आ जाऊंगा, बीकॉब ने फैसला कुन लहजे में कहा। यह भी तो हो सकता है कि वो अब तुम्हारी वजह से वहाँ रुका हुआ हो, अचानक बास ने कहा। मेरी वजह से क्या मतलब? बीकॉब ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम लॉर्ड मार्टिन की हिफाजत के लिए वहाँ गए थे, अब जबकि लॉर्ड मार्टिन वहाँ से वापस चला गया है तो तुम्हारी वहाँ मौजूदगी उसे मशकूक कर सकती है, बास ने कहा। आपका मतलब है कि यहाँ मेरी मौजूदगी से वो इस बात पर मशकूक हो जाएगा कि लेबॉर्ट्री काम्बा में ही है, बीकॉब ने कहा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, बास ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ इस शक के बिना पर लेबॉर्ट्री को छोड़कर कैसे वापस जा सकता हूँ, बीकॉब ने कहा। तुम एक काम करो, बज़ाहिर यहाँ से वापस फ्लोरिडा चले जाओ, फिर फ्लोरिडा से मेकअप में वापस आ जाओ। इस तरह इमरान का शक भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर वो काम्बा में रहता है तो फिर यही बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि उसे किसी पुरस्कार जरिए से लेबॉर्ट्री का इल्म हो चुका है। इस सूरत में इसे एक लम्हे की भी मोहलत देना हमाकत होगी, बास ने कहा। ठीक है बास, आपकी तजवीज़ भी दुरुस्त है, मैं ऐसा ही करता हूँ, बीकॉब ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बीकॉब ने क्रॉडल दबाया, फिर हाथ उठाकर उसने टोन चेक की और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी, पार्क होटल का नंबर दें, बीकॉब ने कहा। तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। बीकॉब ने एक बार फिर क्रॉडल दबाया और फिर तेजी से वो नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो इंक्वायरी ऑपरेटर ने बताए थे, पार्क होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आपके होटल में अली इमरान साहब रह रहे हैं, उनसे बात करा दें, मेरा नाम बीकॉब है, बीकॉब ने कहा। ये सर होल्ड ऑन करे, दूसरी तरफ से कहा गया। अली इमरान मैं सीरियस अक्सर बोल रहा हूँ। 4 लम्हों बाद दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। इमरान साहब, मैं बीकॉब बोल रहा हूँ, बीकॉब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो आप बोल लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, इमरान ने कहा। तो बीकॉब बेइख्तियार हंस पड़ा। अब काम्बा जैसे जजीरे पर आकर होटल में साथियों समेत कैद होकर बैठ गए हैं, ये तो जन्नत है। इमरान साहब बाहर निकलिए, तफरी कीजिए, आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। वैसे मैं आपका साथ देता, लेकिन अब लॉर्ड मार्टिन के वापस चले जाने के बाद मजबूरन मुझे भी वापस जाना पड़ रहा है, इसीलिए मजबूर हूँ, बीकॉब ने कहा। खसूसी तौर पर इस इत्तला का बेहद शुक्रिया। दरअसल मैं और मेरे साथी तुम जैसे सुपर एजेंट के खौफ से कमरों में बंद हुए बैठे हैं, क्योंकि एक तो लफ्ज़ थंडर ही बजाते खुद बेहद खौफनाक है, फिर थंडर ब्लैक भी हो और फिर इसका सुपर एजेंट, ये सब मिलकर जाहिर है
इस कदर खौफनाक सूरत हाल बन जाती है कि मुझ जैसे कमज़ोर दिल भला तफरी के हाँ करेंगे। इमरान ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा आपके खिलाफ हरकत में आने का कोई इरादा नहीं है और अब भी मैं आपको इसीलिए इत्तला दे रहा हूँ कि शायद आप समझ रहे हो कि मैं आपकी निगरानी कर रहा हूँ। बिकाब ने कहा, निगरानी तो हम लोगों की होती है, हम जैसों को भला कौन पूछता है। बहरहाल इस इत्तला का शुक्रिया, इमरान ने जवाब दिया। ओके गुड बाय, बिकाब ने कहा और रिसीवर रख दिया। बासी इमरान ये वाकई ज़हीन आदमी है। आपकी बात से उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि आप उसे खसूसी तौर पर वापस जाने की इत्तला दे रही हैं। मैग ने कहा, जाहिर है ज़हीन आदमी तो वो है, इसलिए वो तो इस तरह मारूफ है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि उसकी मौत वाकई तकदीर ने मेरे हाथों लिख रखी है। बिकाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो मैग ने इस बात में सर हिला दिया। होटल पार्क के कमरे में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था कि मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अल इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, फास्टर बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से होटल मैनेजर फास्टर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है फैक्ट्रियों के बारे में? इमरान ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। इमरान साहब, कामा गेम फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लॉर्ड मार्टन का नाम शामिल है। दूसरी तरफ से कहा गया, इस फैक्ट्री में तुम्हारा कोई आदमी वाकिफ है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑफिसर मेरा दोस्त है, वो यहाँ होटल में भी अक्सर आता जाता रहता है। फास्टर ने जवाब दिया। किस टाइप का आदमी है? इमरान ने पूछा। टाइप से आपका क्या मतलब है इमरान साहब? फास्टर ने पूछा। मैं उससे मजीद मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये मालूमात उसे किस अंदाज में हासिल की जाएँ, क्या दौलत देकर या रेफरेंस देकर या कोई और तरीका? इमरान ने कहा, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कभी इस बारे में इससे बात नहीं हुई। फास्टर ने जवाब दिया। उसका नाम क्या है और वो रहता कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसका नाम जोडी है और वो रहता भी इसी फैक्ट्री में है, फास्टर ने जवाब दिया। इसके अलावा और कोई आदमी? इमरान ने पूछा। नहीं इमरान साहब, मैं तो और किसी से वाकिफ नहीं हूँ, फास्टर ने जवाब दिया। क्या तुम सिक्योरिटी ऑफिसर जोडी को यहाँ होटल में बुलवा सकते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन वजह क्या बताऊँ? फास्टर ने जवाब दिया। वो जो कुछ यहाँ करने आता है वही कुछ कह देना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यहाँ एक वेट्रेस कैमी से मिलने आता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फास्टर ने जवाब दिया। ये कैमी कहाँ रहती है? इमरान ने पूछा। वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं मालूम कर लेता हूँ। फास्टर ने कहा, हाँ मालूम करके मुझे बताओ और ये भी बताओ कि क्या इस वक्त कैमी ड्यूटी पर है या नहीं? इमरान ने कहा, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, ये कैसा मिशन है कि आप मुसलसल कमरे में बंद होकर बैठ गए हैं? सफदर ने कहा, तुम पर भी शायद इस बेकाब की बातों का असर हो गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तफरीह की बात कर रहा था, मेरा मतलब तो मिशन से था। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारा असल मिशन इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस करना है जहां ये फार्मूला पहुंचाया गया है और जहां तक मेरा आइडिया है कि ये लेबॉर्ट्री सी जजीरा कामा में ही है। इमरान ने कहा। तो सफदर के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक पड़े। ये अंदाज़ा आपने कैसे लगाया? सफदर ने पूछा। इसके पस मंज़र में बहुत से अवामिल हैं, चूँकि आप सब लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और आप सबके चेहरों पर शदीद बोरियत के तासुरात भी वाज़े तौर पर नुमाया हैं। खास तौर पर तनवीर का चेहरा तो बता रहा है कि वो मरने की हद तक बोर हो चुका है। इसीलिए तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मजबूरन मुझे सारा पस मंज़र बताना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि ब्लैक थंडर के असूल के मुताबिक जो सेक्शन हरकत में आता है, काम भी उसी सेक्शन की लेबॉर्ट्री में होता है जो कि इस फार्मूले के लिए टॉवर सेक्शन हरकत में आया है। इसीलिए लामहला फार्मूला टावर सेक्शन की लेबॉर्ट्री में ही पहुंचाया गया है। हम टावर सेक्शन के आदमियों पर काम करते हुए लॉर्ड मार्टन तक पहुंचे। लॉर्ड मार्टन के बारे में इसके मैनेजर ने बताया कि वो तफरी करने कांबा गया है, इससे चूंकि पूछगिछ जरूरी थी, इसीलिए हमें कांबा आना पड़ा। मेरे जहन में इस सिलसिले में दो आइडिया थे। एक तो ये कि लॉर्ड मार्टन वाकई तफरी करने यहाँ आया है और दूसरी सूरत ये भी है कि हो सकता है गास्कन से उसे यही मालूम हो गया हो कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ, इसीलिए वो मुझसे छुपने के लिए यहाँ आया हो। इमरान ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो फिर इसका मैनेजर क्यों बताता कि वो कांबा गया है? सफदर ने कहा, मैंने उसके मैनेजर से ट्रूमैन बनकर बात की थी और चूंकि ये बात अब हतमी तौर पर तयशुदा है कि लॉर्ड मार्टन का ताल्लुक ब्लैक थंडर से है, बल्कि वो टावर सेक्शन का चेयरमैन भी है, तो लामहला वो और उसका मैनेजर ब्लैक थंडर के अहम सुपर एजेंटों से भी वाकिफ होंगे। इसीलिए मैंने ट्रूमैन बनकर बात की और उसके मैनेजर से बातों में मालूम हुआ कि वो वाकई ट्रूमैन को ब्लैक थंडर का ही एजेंट समझता है। चुनांचे उसने कामा का हवाला दे दिया। अब जाहिर है लॉर्ड मार्टन मैनेजर से ये तो ना कह सकता था कि वो अल इमरान से बचने के लिए कामा जा रहा है, इसीलिए तफरीक की बात की गई है जो मेरे जहन में चूंकि ये आइडिया मौजूद था, इसलिए मैंने खुद भी और तुम सबको भी बगैर मेकअप के फ्लोरिडा से यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया ताकि अगर लॉर्ड मार्टन वाकई मुझसे छुपकर यहाँ पहुंचा हुआ है तो उसने लामहला यहाँ मेरी चेकिंग के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा। इसके अलावा मुझे मालूम था कि फ्लोरिडा में बख्शीशा का फॉरेन एजेंट फास्टर भी कांबा शिफ्ट हो चुका है, वो इस होटल का मैनेजर है। चुनांचे मैंने फ्लोरिडा से ही उसे फ़ोन किया और यहाँ अपने और तुम्हारे कमरे बुक कराने के साथ साथ उसकी ये ड्यूटी भी लगा दी कि वो हमारे कांबा पहुंचने से पहले हमारी चेकिंग के सिलसिले में लॉर्ड मार्टन के हेडक्वार्टर को ट्रेस कर ले। चुनांचे दौरान सफ़र फास्टर का फ़ोन आया कि बिकाब और उसके आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। चुनांचे मैंने तुम सबको मेकअप का कर दिया, लेकिन मैं खुद बगैर मेकअप के यहाँ पहुंचा ताकि बिकाब से फौरी टकराव हो सके और मुझे मालूम हो जाए कि लॉर्ड मार्टन किस टाइप के आदमी को सामने लाया है। इस आदमी की टाइप से ही मालूम हो जाएगा कि लॉर्ड मार्टन ने आखिर कांबा जजीरे का रुख क्यों किया है। बहरहाल बिकाब खुद मुझसे टकराया और अपने तौर पर उसने मुझ पर नफसियाती दबाव डालने की कोशिश की। फिर उसे मिलने वाली फ़ोन कॉल से मुझे मालूम हो गया कि उसके आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। इसका मतलब था कि बिकाब मुझे पहले से जानता है या मेरे मुतालिक उसे पहले से ही ब्रीफ कर दिया गया है और उसके आदमी भी हमारे साथ फेरी में सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेकअप करते देखा और तुम्हारे पीछे लगे रहे। बिकॉब से मुलाकात के बाद एक और बात सामने आई कि बिकॉब भी ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट है और उसका ताल्लुक टावर सेक्शन से है।
बीकॉप की यहाँ मौजूदगी से मुझे एक और शक पड़ गया कि कहीं वो लेबॉर्ट्री में कांबा में ही ना हो। इमरान ने कहा। इस शक की वजह सफदर ने कहा, वजह यह कि अपने बहुत से आदमियों की पेदार पे मौत से घबराकर यकीनन टॉवर सेक्शन ने बीकॉम को मेरे खिलाफ काम करने का हुक्म दिया होगा। फिर उन्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि लॉर्ड मार्टन से मैं इस लेबॉर्ट्री का पता चला सकता हूँ। अब दो सूरतें सामने आती हैं कि लेबॉर्ट्री अगर कांबा में है और लॉर्ड मार्टन वेलिंगटन में, तो बीकॉप किस तरह लॉर्ड मार्टन और लेबॉर्ट्री दोनों की हिफाजत करेगा। इसलिए ये तय हुआ होगा कि लॉर्ड मार्टन भी तफरी के बहाने कांबा पहुंच जाए और बीकॉप उसकी हिफाजत के बहाने। इस तरह दोनों काम बैक वक्त हो सकते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने बीकॉप के सामने बराह रास्त लॉर्ड मार्टन से बात की, तो लॉर्ड मार्टन ने फौरन ही वापसी की बात कर दी। फास्टर के आदमी लॉर्ड मार्टन की निगरानी कर रहे थे। इस तरह फास्टर के जरिए मुझे इत्तला मिली कि लॉर्ड मार्टन वाकई वापस चला गया है, लेकिन बीकॉप यहाँ मौजूद है। जबकि अगर उसका मकसद सिर्फ लॉर्ड मार्टन को मुझसे तहफ़्फ़ुज़ देना होता तो वो भी लॉर्ड मार्टन के साथ ही वापस चला जाता। लेकिन लॉर्ड मार्टन की वापसी के बावजूद वो यहाँ मौजूद है। अब एक और पॉइंट भी सामने आता है कि टॉवर सेक्शन का हर आदमी गेम्स के लिए सामान सप्लाई करने वाले इदारे से मुंसलिक है और इन इदारों में लॉर्ड मार्टन का बड़ा हिस्सा है। फेरी में सफ़र के दौरान में जो रसाला पढ़ रहा था और जिसे जूलिया ने पढ़ने ना दिया था, वो कांबा के बारे में एक तारफुर रिसाला था। बहरहाल इसमें मौजूद दो फैक्ट्रियों के बारे में जिक्र मौजूद था जो गेम्स के लिए सामान तैयार करती हैं। मैंने फास्टर से बात की तो फास्टर ने भी बताया कि वाकई ये दो फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। मैंने फास्टर से कहा कि वो मालूम करके बताए कि इन दोनों फैक्ट्रियों या इनमें से किसी एक फैक्ट्री में लॉर्ड मार्टन का भी हिस्सा है या नहीं। और अभी तुम्हारे सामने फास्टर ने बताया है कि एक फैक्ट्री जिसका नाम कांबा गेम फैक्ट्री है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लॉर्ड मार्टन का भी नाम मौजूद है। इधर अभी थोड़ी देर पहले बीकॉप ने खुद फ़ोन करके मुझे खसूसी तौर पर यह बताना चाहा कि लॉर्ड मार्टन के जाने के बाद वो भी वापस जा रहा है। इस तरह टॉवर सेक्शन ने खुद फ़ोन करके मुझे ये तासुर देने की कोशिश की है कि कांबा में लेबॉर्ट्री नहीं है, बल्कि लॉर्ड मार्टन सिर्फ मुझसे छुपने के लिए यहाँ आया था और बीकॉप सिर्फ लॉर्ड मार्टन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। लेकिन इसके लिए बीकॉप को खसूसी तौर पर इत्तला देने की जरूरत नहीं थी। जवाना बीकॉप की निगरानी कर रहा था। जवाना को उसके आदमी मार्क नहीं कर सके और तुम्हारे सामने मैंने जवानों को हदायत दे दी हैं कि अगर बीकॉप कांबा से बाहर जाए तो वो भी उसके पीछे जाए, और अगर वो वहाँ से फिर वापस कांबा आए तो जवाना मुझे उसकी इत्तला कर दे। जहाँ तक इस लेबॉर्ट्री का ताल्लुक है, हो सकता है कि ये लेबॉर्ट्री इसी कांबा गेम फैक्ट्री के नीचे बनाई गई हो। फास्टर ने सिक्योरिटी ऑफिसर जोड़ी के मुतालिक बताया है, इससे इस बारे में कोई क्लू मिल सकता है। इमरान ने तफसील बताते हुए मुस्कुराकर कहा, ये फास्टर साहब आपसे सिर्फ फ़ोन पर ही क्यों बात करते हैं, जबकि वो इसी होटल के भी मैनेजर हैं। सफदर ने कहा। बाहर लाजमन बीकॉप के आदमी मौजूद होंगे और फास्टर यहाँ आने पर वो उनकी नज़रों में आ जाएगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया, तो इसलिए आप यहाँ कमरे में बंद हुए बैठे हैं कि जब तक लेबॉर्ट्री के बारे में कोई हतमी क्लू ना मिले आप खुलकर सामने नहीं आना चाहते। इस पर कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है बीकॉप के आदमी बाहर मौजूद हैं, वो लामहला हमारी निगरानी करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हतमी क्लू मिले बगैर हम हाँ उलझता फिरूँ। हो सकता है मेरे अंदाजे गलत हों, लेबॉर्ट्री यहाँ मौजूद ना हो, इमरान ने कहा। और इस पर सबने इस बात में सर हिला दिए। इन सब की चेहरों से तफसील सुनने के बाद बोरियत के तासुरात वाकई दूर हो गए थे। शुक्र है तुम लोगों के चेहरों पर रौनक तो आई, वरना मैं तो सोच रहा था कि वापस जाकर तुम्हारे चीफ को क्या जवाब दूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, चीफ को जवाब देने का हमारी बोरियत से क्या ताल्लुक? जूलिया ने चौंक कर कहा, बड़ा गहरा ताल्लुक है माशाल्लाह। तुम्हारे चीफ ने चुन चुन कर इंतहाई हसीन और वजीज शख्सियतें सीक्रेट सर्विस में भर्ती कर रखी हैं। और किसी शायर ने कहा है कि उदास और बोल लोगों से मिलना नहीं चाहिए, वरना मिलने वाले का हुस्न बिखर जाता है। अगर मिलने वाले का हुस्न बिखर सकता है तो बताते खुद इन उदास और बोल लोगों का क्या हाल होता होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। वैसे अगर तुम इस तरह हमें तफसील बता दिया करो तो क्या तुम्हारी जुबान घिस जाएगी? जूलिया ने कहा, तफसील बताने के बाद मेरी शख्सियत खुद हाली हाली रह जाती है। और अगर जूलिया ने इस शायर के कॉल पर अमल करना शुरू कर दिया तो इमरान ने घुमा फिरा कर बात करते हुए कहा, तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान की इस बात पर तनवीर भी हंस पड़ा था। वो तो तफसील नहीं बताने के बावजूद भी तुम्हारी ये हालत है कि उदास उल्लू दिखाई देते हो। तनवीर ने कहा, तो कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। इसका फैसला तो जूलिया कर सकती है कि उल्लू उदास होता है या गधा। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, तो कमरा बेदार पे कहकहों से गूंज उठा। उस लम्हे फ़ोन की घंटी बाज छुटी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सबने शायद जबरन अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह बंद कर लिए। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फास्टर बोल रहा हूँ इमरान साहब, कैमी गुज़िश्ता 2 रोज़ से रुखसत पर है। उसकी रहाइश का यहीं की एक कॉलोनी में है। वहाँ से पता चला है कि वो फ्लोरिडा गई हुई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी मसरूफियात के बारे में मालूमात करके आपको बताऊँ, इसीलिए देर हो गई है। फास्टर ने जवाब दिया। जोड़ी के मुतालिक क्या मालूम हुआ है, कहीं वो भी इस मुहतरमा के साथ फ्लोरिडा ना गया हो? इमरान ने कहा, मैंने मालूम किया है वो फैक्ट्री में ही है। फास्टर ने जवाब दिया। उससे किस नंबर पर रब्ता हो सकता है? इमरान ने पूछा तो फास्टर ने नंबर बता दिया। उसका हुलिया क्या है? इमरान ने पूछा तो फास्टर ने हुलिया भी बता दिया। ओके, अब मैं होती उससे बात कर लूँगा, इमरान ने कहा। इसके साथ उसने क्रैडल दबाया और फिर उसे छोड़कर उसने फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फास्टर के बताए हुए नंबर डायल कर दिए। कांबा गेम फैक्ट्री। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं वेलिंगटन से लॉर्ड मार्टन का मैनेजर बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर जोड़ी से बात कराएं। इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा गया, हेलो जोडी बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक मोतबाना मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर जोडी, आपको बता दिया होगा कि मैं लॉर्ड मार्टन साहब का मैनेजर जैकब बोल रहा हूँ। इमरान ने उसी तरह बदले हुए लहजे में कहा, ये सर फरमाइए सर। जोडी ने इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा, लॉर्ड साहब को आपके बारे में खसूसी रिपोर्ट मिली है कि आप इंतहाई फर्ज शनास और दयानतदार आदमी हैं और सिक्योरिटी के सिलसिले में आपकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। इमरान ने कहा, यह उनकी मेहरबानी और अनायत है जनाब। जोडी की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी।
लार साहब ने आपकी कारकर्दगी को देखते हुए आपको लेबॉर्ट्री में एक इंतहाई अहम पोस्ट सौंपने का फैसला किया है। इमरान ने कहा। जी किस में जनाब? जोडी ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में हैरत थी। लेबॉर्ट्री में, इमरान ने जवाब दिया। मगर जनाब इसके लिए तो मुझे कामा से बाहर जाना पड़ेगा और मैं, जोडी ने हिचकिचाते हुए कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुंह बना लिया। आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और आपको अभी तक ये मालूम नहीं है कि आपकी फैक्ट्री के नीचे एक लेबॉर्ट्री भी काम कर रही है। इमरान ने लहजे में कदरे तुर्शी पैदा करते हुए कहा। फैक्ट्री के नीचे हो? नहीं जनाब, मैं इस फैक्ट्री में गुज़िश्ता 8 सालों से काम कर रहा हूँ। अगर इस फैक्ट्री के नीचे कोई लेबॉर्ट्री होती तो मुझे लाजमन मालूम होता। आप शायद मेरा इम्तहान ले रही हैं जनाब, जोडी ने जवाब देते हुए कहा। आपका मतलब है कि लार साहब गलत बयानी कर रहे हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था और ना मेरी ये जुर्रत हो सकती है जनाब, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था, जोडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अगर आप इस लेबॉर्ट्री में अहम ओहदा हासिल नहीं करना चाहते तो ठीक है, आपकी मर्जी, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने तवील सांस लिया। इसका मतलब है टाइम टाइम फिश, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे सब अंदाजे दुरुस्त साबित हों, तनवीर ने मौका देखते ही कहा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वाकई ज़रूरी नहीं है, कुदरत इसीलिए तो ऐसे मौके पैदा कर देती है कि तनवीर भी बात करने के काबिल हो सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब बेइख्तियार हंस पड़े। मैंने कोई गलत बात नहीं की, तनवीर ने कहा। इसका मतलब है इमरान साहब कि अब हमें दोबारा इस लॉर्ड मार्टन के पीछे भागना पड़ेगा, सफदर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देता, अचानक फ़ोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फास्टर बोल रहा हूँ, इमरान साहब अपने फ़ोन डायरेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ से फास्टर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, बाहर एक कॉल करनी थी, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, मैंने मालूम कर लिया है कि लेबॉर्ट्री कहाँ है, दूसरी तरफ से फास्टर ने कहा। तो इमरान बाकी साथी भी उछल पड़े जो लाउडर पर उसकी बात सुन रहे थे, बेइख्तियार उछल पड़े। अच्छा, वेरी गुड, कहाँ है? इमरान ने चौंक कर कहा। कामा गेम फैक्ट्री के नीचे है, दूसरी तरफ से फास्टर ने कहा। इस तरह हतमी तौर पर अचानक कैसे इल्म हो गया? इमरान ने पूछा। मैंने सोचा कि अगर कामा में वाकई कोई साइंसी लेबॉर्ट्री है तो लामहाला कामा में रहने वाले एक आदमी को इसका इल्म होगा। इस शख्स का नाम अल्बर्ट है, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है और कई सालों से कामा में ही मुस्तकिल रहाइश पजीद है। मेरे होटल का मुस्तकिल गाहक है, इसलिए अक्सर उससे मुलाकात रहती है। एक बार उसने बताया था कि वह क्रीमे में महकमा साइंस रिसर्च से वाबस्ता रहा है और साइंसी लेबॉर्ट्री की तामीर का माहिर समझा जाता है। उसकी खिदमत हुकूमत क्रीमे से हटकर दूसरी बड़ी तंजीमें भी हासिल करती रहती हैं, इसलिए उसने इस सिलसिले में बेपनाह दौलत कमाई और फिर रिटायर्ड होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर कामा में ही रहाइश पजीद हो गया। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो अपनी रहाइश गाह पर ही मौजूद था। मैंने उसे वैसे ही गपशप की और फिर वैसे ही सरसरी तौर पर मैंने कहा कि एक आदमी बता रहा था कि कामा में भी कोई साइंसी लेबॉर्ट्री है, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। तो अल्बर्ट ने कहा कि यहाँ वाकई एक साइंसी लेबॉर्ट्री मौजूद रही थी। वो इस जगह पर थी जहाँ आजकल कामा गेम फैक्ट्री है, फिर वो लेबॉर्ट्री तबाह कर दी गई और उसकी जगह फैक्ट्री बन गई। फास्टर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि अल्बर्ट की ये बात गलत है कि लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया गया और लेबॉर्ट्री अब भी मौजूद है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है वाकई पहले लेबॉर्ट्री तबाह हो गई हो, लेकिन फिर उसे खुफिया तरीके पर नए सिरे से तामीर कर लिया गया हो, लेकिन उसे कम अज़ कम ये तो मालूम हो गया कि उसके नीचे लेबॉर्ट्री मौजूद थी, फास्टर ने कहा। तुम्हारे दोस्त जोडी से बात हुई है? वो गुज़िश्ता 8 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसका कहना है कि यहाँ सिरे से कोई लेबॉर्ट्री ही नहीं है और उसका लहजा बता रहा है कि वो सच कह रहा है, इमरान ने कहा। वैसे भी वो आदमी झूठ नहीं बोलता, हासा संजीदा आदमी है, लेकिन हो सकता है उसके इस लेबॉर्ट्री से कोई लिंक ना हो, इसलिए उसे सिरे से इस बारे में इल्म ना हो, फास्टर ने जवाब दिया। ओके, फिर तुम एक काम करो कि कार लेकर होटल के कंपाउंड गेट के साथ पहुंच जाओ। मैं मेकअप करके वहां पहुंच रहा हूं, मैं खुद अल्बर्ट से तफसीली बात करना चाहता हूं, इमरान ने कहा। आपको वहां से आने की ज़रूरत नहीं है इमरान साहब, मैं आपको होटल का खुफिया रास्ता बता देता हूँ, इसका इल्म मेरे अलावा सिर्फ चंद लोगों को है। आप उसके ज़रिए बाहर आ जाए, मैं वहाँ मौजूद हूँगा, फास्टर ने कहा और इसके साथ उसने तफसील बतानी शुरू कर दी। ओके, मैं इस घंटे बाद पहुँच जाऊँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम सभी मेकअप कर लो और अपना सामान भी उठा लो, इस खुफिया रास्ते से हम सब यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। अब मुझे महसूस हो रहा है कि जिस कदर आराम हमारे मुकद्दर में था वो हमने कर लिया है, अब एक्शन का वक्त आने वाला है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। टैक्सी फ्लोरिडा के होटल 3 स्टार के सामने जाकर रुकी तो जवाना ने नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा किया, फिर तेज से कदम उठाता हुआ वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। वो बीकाब का ताकुब करता हुआ कामा से फ्लोरिडा पहुंचा था और बीकाब अपने एक साथी के साथ इसे होटल में पहुंचा था। एयरपोर्ट पर उनकी कार मौजूद थी, जबकि जवाना को टैक्सी हायर करने में वक्त लग गया था, लेकिन जवाना को मालूम था कि यहाँ के सिस्टम के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को ले जाने वाली प्राइवेट कार हो और टैक्सियों को एयरपोर्ट छोड़ने से पहले चेकिंग स्टॉप पर मुसाफिरों की मंजिल बतानी पड़ती है। इसलिए बीकॉप की कार निकल जाने के बावजूद जवाना ने उस चेकिंग स्टॉप से उनकी मंजिल मालूम कर ली थी, इसीलिए वो टैक्सी में एयरपोर्ट से सीधा होटल 3 स्टार ही पहुंचा था। 3 स्टार होटल का हाल खासा बड़ा था और इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों की तादाद खासी कम थी। बेशतर मेज़ें खाली पड़ी हुई थी। एक तरफ एक बड़ा सा काउंटर था जिस पर 2 क्रीमी लड़कियां मौजूद थी। जवाना ने सरसरी अंदाज में हॉल का जायजा लिया, लेकिन बिकाब और उसके साथी हॉल में मौजूद नहीं था, तो जवाना काउंटर की तरफ बढ़ गया। अभी 2 साहिबान एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे हैं, वो कौन से कमरे में गए हैं? जवाना ने एक लड़की से मुहातिब होकर कहा। कौन से 2 साहिबान, क्या नाम है उनका? लड़की ने चौंक कर पूछा। मुझे नाम मालूम नहीं, अलबत्ता हुलिये मालूम है, जवाना ने जवाब दिया और साथ ही उसने बीकाब और उसके साथियों के हुलिये बता दिए। ओ, ये दोनों साहिबान थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, लेकिन वो यहाँ रुकने की बजाय दूसरे रास्ते से चले गए हैं, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है, लड़की ने जवाब दिया। देखो लड़की, मेरा ताल्लुक एक सरकारी खुफिया एजेंसी से है, समझी, इसीलिए तुम सच बात करो वरना, जवाना ने घराते हुए कहा। तो लड़की बेइख्तियार सहम सी गई। वो ऊपर मैनेजर के पास गए हैं, लड़की ने सहमे हुए लहजे में कहा।
वो मुझे कह गई थी कि अगर कोई उनके बारे में पूछे तो उसे ना बताया जाए। लड़की ने जवाब दिया, अब अगर तुमने उन्हें मेरे मुतालिक बताया तो तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन 10 जगहों से टूट जाएगी, समझी। जवाना ने उसी तरह कराते हुए कहा। फिर वो तेजी से मुड़ा और मेन गेट से निकलकर एक तरफ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पार्किंग में वाकई वो कार मौजूद थी जिसमें बीकाब और उसके साथी आए थे, इसीलिए जवाना मुतमईन हो गया। फिर उसे वहां तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, लेकिन न ही बीकाब और उसका साथी होटल से बाहर आए और न ही कोई कार लेने आया। जवाना एक बार फिर मेन गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस बार वो ये देखकर हैरान रह गया कि काउंटर पर मौजूद दोनों लड़कियां बदल चुकी थी। जवाना खामोशी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो अब मैनेजर ऑफिस में जाकर खुद चेक करना चाहता था, क्योंकि इन लोगों को इतनी देर तक मैनेजर ऑफिस में मौजूदगी का बज़ाहिर कोई जवाब नजर नहीं आता था। मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा बंद था और बाहर एक बावर्दी आदमी खड़ा हुआ था। जी साहब, इस बावर्दी आदमी ने जवाना को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर कहा। अंदर मैनेजर के पास कौन लोग मौजूद हैं? जवाना ने दरबान से पूछा। कोई नहीं साहब, अकेले हैं और लंच कर रहे हैं, दरबान ने जवाब दिया। लेकिन अभी 1 घंटा पहले मेरे दोस्त मैनेजर के पास आए थे, मैं बाहर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। जवाना ने कहा तो दरबान चौंक पड़ा। जी 1 घंटे में तो कई आदमी मैनेजर साहब से मिलने आ चुके हैं, आप किन की बात कर रहे हैं? दरबान ने कहा तो जवाना ने बीकाब और उसके साथी का हुलिया बता दिया। नहीं जनाब, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और इन होलियों के कोई साहिबान मिलने नहीं आए, दरबान ने कहा। लेकिन उसके जवाब देने का अंदाज और उसकी आंखें बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। देखो, मेरा ताल्लुक एक सरकारी खुफिया एजेंसी से है, इसीलिए मेरे साथ झूठ बोलने का नतीजा तुम समझ सकते हो, जवाना ने घराते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, मुझे भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दरबान ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से यकलहत गुटी गुटी सी चीखें निकलने लगी। जवाना ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया था और वो हवा में इस तरह हाथ पैर मार रहा था जैसे हवा से लड़ रहा हो। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था और आंखें बाहर को निकल आईं। जवाना ने एक हल्का सा झटका देकर उसे दोबारा जमीन पर खड़ा कर दिया। अब बोलो वरना, जवाना ने घराते हुए कहा। वो चले गए हैं, अकबी रास्ते से चले गए हैं। मुझे मैनेजर साहब ने बुलाकर कहा था कि कोई पूछने आए तो कह देना कि कोई साहिबान नहीं आए, दरबान ने दोनों हाथों से गला मसलते हुए कहा। तो जवाना आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा तो दरवाजा एक धमाके से खुला और जवाना उछलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा शराब पीने में मसरूफ था। मेज पर वाकई लंच के बर्तन भी मौजूद थे। तुम कौन हो? ये किस अंदाज में अंदर आए हो? इस अधेड़ उम्र ने जवानों को इस तरह अंदर आते देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन जवाना बड़े जारहाना अंदाज में आगे बढ़ता आया तो मैनेजर बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैनेजर ने उसके जारहाना अंदाज देकर एक हाथ से मेज की दराज खोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जिस्म फिजा में उछला और वो एक चीख मारकर धमाके से कालीन पर जा गिरा। जवाना ने झुककर उसे गले से पकड़ा और एक झटके से हवा में उठा लिया। मैनेजर भी बिल्कुल इसी तरह हवा में हाथ पैर मार रहा था जिस रोज चंद लम्हे पहले दरवाजे के बाहर मौजूद दरबान हवा से लड़ रहा था। उसकी आंखें तो एक तरफ जुबान भी बाहर निकल आई थी। जवाना ने उसे भी एक हल्का सा झटका देकर वापस जमीन पर खड़ा कर दिया। अब अगर मुझसे इस जुबान में बात की तो गर्दन तोड़ दूंगा। बोलो कहाँ है बीकाब और उसका साथी? जवाना ने घराते हुए कहा तो मैनेजर, जिसके दोनों हाथ तेजी से अपना गला मसल रहे थे, बेइख्तियार उछल पड़ा। कौन किसकी बात कर रहे हो? मैनेजर ने रुक रुक कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे जवाना का हाथ घुमा और मैनेजर एक जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ उछलकर कई फुट दूर एक सोफे पर जा गिरा। उसके मुंह से कई दान फुलझड़ियों की तरह निकल कर गिरे थे, बल्कि उसकी नाक और मुंह से भी खून फव्वारे की तरह बहने लगा था और वो सोफे पर गिरने के बाद पलट कर नीचे फर्श पर गिरा और फिर साकत हो गया। चिड़ी जैसे जिस्म है इनके और फिर झूठ भी बोलते हैं, जवाना ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने बाजू से पकड़कर मैनेजर को उठाया और सोफे की कुर्सी पर धकेल दिया। इसके साथ ही उसका दूसरा बाजू घुमा और दूसरा जोरदार थप्पड़ पड़ते ही मैनेजर चीख मारकर होश में आ गया। लेकिन होश में आते ही उसकी चीखों से कमरा गूंज उठा। खामोश रहो वरना, जवाना ने घराते हुए कहा तो मैनेजर की आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई। वो बुरी तरह सहमा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे की हालत बिगड़ गई थी। दोनों गालों पर उंगलियों के निशानात ने जख्म डाल दिए थे। नाक और मुंह से मुसलसल खून टपक रहा था। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। कहाँ है बीकाब और उसका साथी? जवाना ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वो अकबी रास्ते से चले गए हैं, मैनेजर ने दहशत ज़दा से लहजे में कहा। कहाँ गए हैं? बोलो, सही जवाब देना, जवाना ने कहा। वो कामा गए हैं, मैनेजर ने जवाब दिया तो जवाना बेइख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन वो होटल से बाहर तो नहीं निकले, देखो सच बोल दो वरना, जवाना ने घराते हुए कहा। बीकाब और मैक दोनों ने अकबी कमरे में मेकअप किया और फिर अकबी रास्ते से चले गए। उन्होंने यहाँ से कामा के लिए हेलीकॉप्टर चार्टर कराया। वो कह रहे थे कि उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, मैनेजर ने जवाब दिया। क्या हुलियत उनकी जब वो यहाँ से गए थे? जवाना ने होंठ बेचते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, अकबी कमरे से रास्ता जाता है, वो दफ्तर वापस नहीं आए थे, मैनेजर ने कहा तो जवाना तेजी से मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ दफ्तर से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। बाहर मौजूद दरबान अब वहाँ नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पहले ही दहशत ज़दा होकर भाग गया था। जवाना होटल से निकलकर तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ा। कार के करीब पहुंचकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसके नाल कार के डोर लॉक पर रखकर ट्रैगल दबाते एक धमाका हुआ और डोर लॉक के पुर्जे बिखर गए। पार्किंग में मौजूद लोग धमाके की आवाज़ सुनते ही इस तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन जवाना किसी की तरफ देखे बगैर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर एक झटके से इग्निशन की तारें खींची और इन्हें मिलाकर इंजन स्टार्ट किया और इसके साथ ही कार इस कदर तेज रफ्तारी से बैक हुई कि कई लोग चीखते हुए छलांगे लगाकर एक तरफ हटे, वरना वो कार के नीचे कुचले जाते। जवाना ने इस कदर तेजी से उसे मोड़ा कि पहियों के चीखने की आवाज़ों से पूरा पार्किंग एरिया चीख पड़ा। फिर जवाना ने कार का रुख कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ाया ही था कि एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस ऑफिसर तेजी से कंपाउंड गेट मोड़कर अंदर आता दिखाई दिया।
लेकिन जवाना ने स्टीयरिंग घुमाया और कार बिजली किसी तेजी से उसके करीब से गुजरकर सड़क पर पहुंची और फिर घूमकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती चली गई। कार इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी कि सड़क पर मौजूद ट्रैफिक कार के इंजन से निकलने वाली खौफनाक आवाज़ों को सुनकर खुद ब खुद काई की तरह फैलता पड़ता जा रहा था। इसके बावजूद जवाना के हाथ स्टीयरिंग पर इस तरह चल रहे थे जैसे वो किसी तेज वर्जिश में मसरूफ हो। उसी लम्हे उसे अपने पीछे पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। जवाना ने एक लम्हे के लिए बैक मिरर पर नजर डाली, लेकिन उसने कार की रफ्तार कम ना की थी, जबकि पुलिस कार मुसलसल उसके पीछे थी। लेकिन जिस रफ्तार से जवाना कार चला रहा था, इस रफ्तार से कार चलाना शायद पुलिस ड्राइवर की बस में भी नहीं था, इसलिए वो उसके करीब ना आ सके थे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट की हदूद आ गई। जवाना ने कार तेजी से मोड़ी और एयरपोर्ट के बाहर मौजूद चेक पोस्ट को क्रॉस करता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। उसने बावजूद इशारे के वहां कार ना रोकी थी। पार्किंग में पहुंचकर उसने कार एक झटके से रोकी और फिर दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरा और तेजी से दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ गया जिधर हेलीकॉप्टर चार्टर सर्विस का काउंटर था। मेरे दो दोस्तों ने काबा के लिए हेलीकॉप्टर होटल 3 स्टार से बुक कराया था, वो चले गए हैं या मौजूद है? जवाना ने काउंटर पर मौजूद लड़की से कहा। ओ अभी 4-5 मिनट पहले रवाना हो गए हैं, लड़की ने जवाब दिया। तो जवाना तेजी से मुड़ा, फिर बिजली किसी रफ्तार से घूमता हुआ वो करीब ही एक बात इसकी लंबी सी कतार में थे, एक बात में दाखिल हो गया। उसने जेब से B6 ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन करके उसने तेजी से कॉल देनी शुरू कर दी। यस इमरान, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो जवाना ने उससे बीकाब की वापसी के मुतालिक सारी तफसील बता दी। आप उन्हें एयरपोर्ट पर कवर कर सकते हैं, अभी वो काम्बा नहीं पहुंचे होंगे ओवर। जवाना ने तेज लहजे में कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि वो वापस आया है या नहीं, और ये मालूम हो गया तुम अब वापस आ जाओ। पार्क होटल के मैनेजर फास्टर से मिल लेना, वो तुम्हें बता देगा कि मैं कहाँ हूँ ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जवाना ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रखा, फिर चेहरे और सर पर चढ़ा हुआ मास्क उतारकर उसने इसे इकट्ठा करके वाटर टैंक का ढकना उठाकर उसे अंदर डाला और ढकना बंद कर दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। अब वो अपनी असल शक्ल में था। उसे मालूम था कि बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि यहाँ एक्रीमा में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कत्ल से भी बड़ा जुर्म समझा जाता था। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि पुलिस उसका इंतजार वहीं बाहर ही करेगी और पाकिस्तान पुलिस की तरह अंदर आकर उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। चुनाचे वो इत्मीनान से चलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। फिर उसने इस कार के पीछे पुलिस कार को मौजूद पाया जिसमें वो यहाँ पहुंचा था। पुलिस के दोस्त भाई बड़ी तेज नजरों से कार के करीब खड़े बाहर आने वालों को देख रहे थे। एयरपोर्ट पर हादसा रश था। जवाना इत्मीनान से चलता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक पुलिस ऑफिसर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिस्टर पुलिस ऑफिसर ने जवाना से मुहातिब होकर कहा। यस ऑफिसर, मेरा नाम जवाना है। जवाना ने रुककर बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। वो सामने से रंग की कार आप चलाकर आए थे? पुलिस ऑफिसर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। कार नहीं ऑफिसर, मैं तो टैक्सी पर आया था और अब वापस भी टैक्सी पर ही जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जवाना ने कहा। लेकिन जो कार चलाकर आया था उसका कोट तो आप जैसा ही था और कांधों की चौड़ाई और कद भी आप जैसा था, अलबत्ता उसके बाल सुनहरी और जरा सीधे थे, मगर आपके बाल तो। ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए कहा। सॉरी ऑफिसर, ना ही ये मेरी कार है और ना ही मैं इस कार में आया हूँ, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है, जवाना ने दुरुस्त लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो टैक्सी में बैठा वापस शहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसने टैक्सी एक मोड़ पर छोड़ दी और फिर पैदल चलता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया और 2-3 सड़कों से गुजरकर उसने एक बार फिर टैक्सी पकड़ी और उसे साहिल समंदर की तरफ चलने का ऑर्डर दे दिया। उसने फेरी के जरिए वापस काम्बा जाने का फैसला कर लिया था और उसे अब अपनी हरकत पर हंसी आ रही थी कि उसने हाँ इस तरह कार उड़ाने और उसे भगाने का मुजाहिरा किया, जबकि इमरान को सिर्फ इतनी मालूमात चाहिए थी कि बीका वापस आया है या नहीं, और ये बात वो इत्मीनान से ट्रांसमीटर पर कॉल करके बता सकता था। वो टैक्सी में बैठकर यही सोच रहा था कि इमरान के साथ काम करने के लिए उसे वाकई अपने दिलो दिमाग को मजीद ठंडा रखने की जरूरत है। सिर्फ मार धाड़ और शोर शराबे की मदद से वो मास्टर का साथ नहीं दे सकता। कामा की रहायशी कॉलोनी में कार जैसे ही दाखिल हुई, साइड सीट पर बैठे हुए इमरान की जेब से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकलने लगी। फास्टर, कार साइड पर करके रोक दो, जवाना की कॉल आ रही है। इमरान ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान से मुहातिब होकर कहा तो उसने सर हिलाते हुए कार को एक साइड पर किया, फिर उसे रोक दिया। इमरान ने जेब से जदीद साथ का ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो जवाना, कॉलिंग ओवर। जवाना की तेज़ और पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है, कहाँ से कॉल कर रहे हो ओवर? इमरान ने पूछा तो जवाना ने बताया कि वो फ्लोरिडा से कॉल कर रहा है। वो बिकाब और उसके साथी का ताकुब करते हुए फ्लोरिडा पहुंचा और फिर उसने बिकाब के होटल पहुंचने और फिर वहां से हेलीकॉप्टर पर वापस काम्बा जाने की सारी तफसील बता दी। मास्टर, आप उसे एयरपोर्ट पर कवर कर सकते हैं, अभी वो काम्बा ना पहुंचे होंगे, जवाना ने पुरजोश लहजे में कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सिर्फ मालूम करना था कि वो वापस आ गया है या नहीं, और ये बात मुझे मालूम हो गई है, तुम अब वापस आ जाओ। पार्क होटल के मैनेजर फास्टर से मिल लेना, वो तुम्हें बता देगा कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर उसने नए सिरे से फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो इमरान, कॉलिंग ओवर। इमरान ने कहा। यस जूलिया बोल रही हूँ ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी।